थोड़ा सा हमें इंट्रोडक्शन हो गया था इस बारे में कि किस टाइप का प्ले है, किस तरह के कैरेक्टर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अभी अगर मैं समरी को एक्सप्लेन करने लगूँ तो हमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा और हमारा जो बेसिक टॉपिक है वो रह जाएगा, लेकिन समरी को पढ़े बगैर आपको इस लेक्चर की भी समझ नहीं आएगी। तो ब्रीफली मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो ऑस्कर वाइल्ड है वो 2 फैमिलीज़ हैं, बेसिकली एल्जरनन फैमिली है और जैक फैमिली है और एक लेडी ब्रैकनल की फैमिली है। बेसिक 3 फैमिलीज़ हैं जिनका मसलन कि इन फैमिलीज़ के थ्रू ऑस्कर वाइल्ड जो है वो इलियट क्लास और अपर क्लास के लोगों के अंदर, अपर क्लास और लोअर मिडिल क्लास जिस तरह के भी लोग हैं, ख़ास तौर पे अपर क्लास सोसाइटी जो है उसके अंदर वो कहता है कि ये जो एक सुपीरियोरिटी कम्प्लेक्स होता है, हिपोक्रेसी होती है और ये जितनी भी चीज़ें हैं इनके ऊपर हल्के फुल्के अंदाज में वो तंज करता है, ठीक है। ड्रामे के जो सेंट्रल कैरेक्टर्स हैं उनका एक का नाम जैक वर्दिंग है, दूसरे का नाम एल्जरनन मॉनक्रीफ है। दोनों गहरे दोस्त हैं और इनकी जो शख्सियत है वो भी डबल है, मतलब कि एक इन्होंने अपनी कंट्री के अंदर जहाँ पे ये लोग रहते हैं, अपनी जहाँ पे ये रहते हैं एक वहाँ पे उनका नाम है और एक इन्होंने अपनी एक इमेजिनरी प्लेस बनाई हुई है अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और सोशल ऑब्लिगेशन से जो है रिलैक्सेशन लेके वहाँ पे जाके इंजॉय करने के लिए। अच्छा, जो जैक वर्दिंग है वो इनका जो इलाका है जैक का उसका नाम है हेडफोर्डशायर। वहाँ का ये जो है ना वो एक लैंडलॉर्ड पर्सन है, एक होता है ना जागीरदार नवाब टाइप, ठीक है। तो कभी कभी वो घबरा जाता है और शहर में जाता है, इस मकसद के लिए उसने अपना एक नाम रखा हुआ है, इसने ना मशहूर किया हुआ है। जब गांव से जाते हैं तो अपनी फैमिली को ना ये एक रीज़न देता है कि वहाँ पे इसका एक भाई है जो बड़ा इररिस्पॉन्सिबल है और उसका नेम जो है बेसिकली अर्नेस्ट है और उसकी मदद करने के लिए, अपने उस भाई की मदद करने के लिए इसको ऑफ एंड ऑन जो है कभी कभार उसको वहाँ पे जाना पड़ता है शहर में। तो इसलिए जो लेकिन इसके पीछे जो पर्पस होता है वो ये होता है बेसिकली वो लंदन में सिर्फ ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए कोई सेटिस्फेक्शन रिलैक्सेशन लेने के लिए जाता है, ठीक है। तो शहर में उसने अपना नाम अर्नेस्ट रखा हुआ है। अर्नेस्ट के बारे में हमने पढ़ा था कल कि क्या होता है। और उसका जो दोस्त है एल्जरनन मॉनक्रीफ, उसकी कज़न है ग्वेंडलन जो लेडी ब्रैकनल की बेटी है, उसके बारे में कल पढ़ा था। और वो जो जैक है वो एल्जरनन की जो कज़न है ग्वेंडलन फेयरफैक्स उसका नाम है, ग्वेंडलन फेयरफैक्स उसका पूरा नाम है। तो वो उससे शादी करना चाहता है, उसको वो लाइक करता है। दूसरी तरफ एल्जरनन है जिसका निक नेम एलजी है, वो भी मॉनक्रीफ जो जैक है उसकी तरह उसकी भी डबल पर्सनैलिटी है। तो वो भी जब कभी शहर की ज़िंदगी से उकता जाता है। अब जैक जो है वो जब गांव की ज़िंदगी से, और जो दूसरा क्या नाम है उसका एल्जरनन है, वो गांव की ज़िंदगी से उकसा जाता है। तो अपने इस मकसद के लिए उसने अपना एक इमेजिनरी फ्रेंड क्रिएट कर रखा है और अपनी घर में अपनी लेडी ब्रैकनल जो होती है उसको ये रीज़न दे के जाता है अपनी फैमिली को कि एक मेरा दोस्त है जिसका नाम बनबरी है और वो गांव में रहता है और वो जो परमानेंटली बीमार रहता है, ठीक है, परमानेंटली इल है। तो इस वजह से और इस बनबरी की वजह से, उसके दोस्त की वजह से, जब कभी एलजी जो है वो कंट्री में जाता है उसको मिलने के लिए, तो बेसिकली उसके पीछे भी जैक वाला पर्पस होता है कि वो एंजॉय करने के लिए जाता है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि एल्जरनन और जैक दोनों बहुत डीप फ्रेंड्स हैं, ठीक है। इनको बॉसम फ्रेंड्स बोलते हैं, डीप फ्रेंडशिप बॉसम फ्रेंड्स हैं। तो लेकिन दोनों एक दूसरे के सीक्रेट से बेखबर है। उन दोनों को नहीं पता कि उसका नाम एर्नेस्ट और उसने बम्बरी वहाँ पे रखा हुआ है, उनको इस चीज़ के बारे में नहीं पता होता। तो होता कुछ यूँ है कि एल्जरनन को मिलने के लिए जो जैक है वो उनके घर पे आता है। तो वहाँ पे वो अपना एक सिगरेट केस भूल जाता है एल्जरनन के घर पे। और एल्जरनन जो है ना वो बड़ा विटी, क्लेवर और इंटेलिजेंट बंदा है। वैसे वो नॉन सीरियस है, ठीक है, नॉन सीरियस और एक ह्यूमरस पर्सन है। वैसे मुझे एल्जरनन मॉनक्रीफ का किरदार बहुत अच्छा इसमें लगता था, पढ़ने के लिहाज से बड़ा एंजॉय आप करते हैं। तो इसकी शख्सियत बड़ा, लेकिन जो है ना एक कहते हैं ना एक बंदा जो है ऊपर से लापरवाह लग रहा होता है लेकिन अंदर से उसके अंदर कोई शार्प एक स्किल होती है। तो वहाँ पे जो है ना वो जो सिगरेट केस होता है ना उसके ऊपर नीचे उसके अंदर ना इनग्रीव्ड होता है फ्रॉम डियर अंकल जैक। अब जो क्या नाम है एल्जरनन को सही नहीं पता होता कि जैक एर्नेस्ट जो है उसका नाम जैक है गांव के अंदर, ठीक है। तो वो सिसली जो है बेसिकली सिसली
जो है ये इसकी एक गार्डियन, मतलब इसके जो लैंड और शायद इसका ग्रैंडफादर था या इनका कोई रिलेटिव था, उसकी बेटी है। और उनकी डेथ के बाद ये गार्डियनशिप में आ गई है जैक उसको बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रेस कर रहा है, उसकी लुक आफ्टर करता है, उसका गार्डियन है, हर तरह से उसकी प्रोटेक्शन करता है। तो वो गिफ्ट जो है सीक्रेट केस का सिसली ने जैक को दिया होता है, जो वो एल्जरन के घर में भूल जाए। तो उसके अंदर इनक्रीव लिखा होता है फॉर डियर अंकल जैक फ्रॉम सिसिली। अब वो दोनों नाम सिसली और जैक का नाम पढ़ के वो जो एल्जरनन है थोड़ा सा फ्लर्टिंग नेचर का होता है, वो उसको पूछता है बताओ ये सिसली कौन है। तो वो उसको कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो उसको पता है कि एल्जरनन की जो नेचर है वो इस तरह की है, तो ये कहीं मतलब कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। लेकिन वो फिर भी अपने नौकर की तरफ पता नहीं किस तरीके से जो है ना डिफरेंट वेज को यूज़ करके वो जैक के गांव में पहुंच जाता है। वहाँ पे सिसली कार्डियो से मुलाकात होती है उसकी, और उन दोनों की आपस में जो है ना वो दे वर गोइंग टू मैरी। उधर से जैक और ग्वेंडलन भी उधर पहुंच जाती हैं, ठीक है। उधर जाके इनका ये राज फाश होता है कि जी एर्नेस्ट तो है ही नहीं है, इसका नाम तो जैक है, और वो बनबरी के बारे में भी पता चल जाता है। वहाँ पे फिर मिस प्रिज्म और वो चोजिबल का कैरेक्टर आता है। तो मिस प्रिज्म जो थी वो जैक की गार्डियन, मतलब के गार्डियन है, उनकी बचपन से उनकी देखभाल करती आई हैं। तो मिस प्रिज्म जो है वो फिर एंड पे जाके ये रेवलेशन होती है कि जो जैक और एल्जरनन है ये दोनों सगे भाई हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि मिस प्रिज्म एक नावल लिख रही थी, जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तो किसी उन्होंने एल्जरनन को जो है एल्जरनन को नहीं जैक को एल्जरनन को या जैक को, मुझे एग्जैक्टली इसमें थोड़ा नहीं कंफर्म कर लेंगे आप, बाद में कर दूंगी। तो एल्जरनन को जो है ना उसमें क्या नाम देते हैं, सॉरी जैक को वो अपने नॉवल वाले जो उनका एक अटैची केस था उसके अंदर डाल के ला रही थी, और वो अटैची केस जो है वो बाद में भूल गई थी वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे। सॉरी एल्जरन ही था उस बैग के अंदर ना, तो वो रेलवे स्टेशन पे भूल गई थी जहाँ पे वो हैंड वॉश करने लगी थी एक वॉश बेसिन के पास। वहाँ से वो लेडी ब्रैकनल को मिला और लेडी ब्रैकनल ने फिर उसकी जो है वो लुक आफ्टर की, और एंड पे उनको जो रियलाइज़ हो जाता है कि दोनों आपस में सगे भाई हैं। और फिर ये भी इंक्रीज़ हो जाता है कि जो जैक है उसका वाकई ही नाम एर्नेस्ट था, क्योंकि उस टाइम पे ये रिवाज था कि जो फादर का नाम होता था उसके नाम के ऊपर बड़े बेटे का नाम एर्नेस्ट होता था, ठीक है। तो इस तरह जब एंड पे फिर हैप्पी एंडिंग हो जाती है सारे कपल्स की, जो है वो मैरिज हो जाती है। कुछ इस तरह से इनकी स्टोरी चलती है। ये मैंने आपको ब्रीफली बताया है, बाकी फिर आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके मैम। अब चलते हैं हम थीम्स की तरफ। मेजर थीम इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ये बात जहन में रखें कि हमने जो है इसको इस स्टोरी को एनालाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स थीम्स, जो कि स्पिरिचुअलिटी कम्प्लेक्स है, मैरिज एंड मनी है, ठीक है, इस चीज़ के ऊपर। द मेन पर्पज ऑफ ऑस्कर वाइल्ड वाज टू सेटराइज द अपर क्लास सोसाइटी। मेन पर्पज जो था वो इस नावल को ड्रामा को लिखने का वो ये था कि सेटराइज करना अपर क्लास सोसाइटी को, बट इट इज़ नॉट द ओनली सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस प्ले। तो ये सटायर करना ही अपर क्लास सोसाइटी को ये ओनली सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्ले नहीं था। ही हैज़ प्रेजेंटेड मैनी अदर थीम्स इन द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। इफ दिस प्ले इज़ अलाइव इवन टुडे, हमने कल पढ़ा था ना कि ये अभी तक जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, अभी तक ये अलाइव है। इवन टुडे देन न्यूमरस थीम्स आर द रीज़न बिहाइंड इट। वो कहता है कि अभी तक अगर ये अलाइव है, इसकी जो फेमसनेस है वो अभी तक चल रही है, इतनी ज़्यादा ये हिट है, तो इसके पीछे ये वजह है कि इसकी न्यूमरस और बड़ी स्टार्टलिंग थीम्स है। ऑस्कर वाइल्ड डज नॉट ओनली कवर अ सिंगल टॉपिक। ऑस्कर वाइल्ड इसके अंदर किसी एक टॉपिक की बात नहीं करता, बट आल्सो ट्राइज टू प्रेजेंट कंप्लीट पिक्चर ऑफ हिज सोसाइटी। अब ये जब सिंगल भी नहीं ना ठहरते, तो मॉडर्न ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स यही है जो इसको मॉडर्न ड्रामा को और क्लासिकल ड्रामास को डिफ्रेंशिएट करती है। जो चीज़ वो ये होती है कि क्लासिकल ड्रामास के अंदर जस्ट एक बंदे की स्टोरी चलती है, एक कैरेक्टर की मेन लीडिंग। डॉक्टर फॉस्टर सिर्फ एक की बात हुई, ईडिपस में सिर्फ ईडिपस फैमिली की बात होती है, ओथेलो को पढ़ेंगे तो जस्ट ओथेलो की ही बात होती है। लेकिन मॉडर्न जो ड्रामास हैं या नॉवेल्स हैं उसके अंदर मल्टीपल इश्यूज़ को टैकल किया जाता है, मल्टीपल फैमिलीज़ को टैकल किया जाता है, ठीक है, स्टोरी रिप्रेजेंट की जाती है। ये बेसिक एक इनके अंदर जो है जो चीज़ें इसको डिफ्रेंशिएट करती हैं ये है बेसिकली, ठीक है। सो द जीनियसनेस ऑफ द प्ले but also tries to present a complete picture of his society.
ऑस्कर वाइल्ड जो है वो जस्ट एक सिंगल टॉपिक को टैकल या कवर नहीं करता, बल्कि आल्सो ट्राइज टू प्रेजेंट अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ हिज सोसाइटी। द जीनियसनेस ऑफ द प्ले लाइज इन इट्स डायलॉग्स। इसको कॉमेडी ऑफ डायलॉग्स भी बोलते हैं। कल बताया था ना कि कॉमेडी ऑफ मैनर्स, तो इसको कॉमेडी ऑफ डायलॉग्स भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सारा प्ले ही डायलॉग्स का है। डायलॉग्स और लैंग्वेज के ऊपर एक स्पेशल क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन आ जाता है इसकी लैंग्वेज के ऊपर ना, क्योंकि डायलॉग्स के थ्रू सारा चलता है, तो उसको कॉमेडी ऑफ डायलॉग्स भी बोलते हैं। देयरफॉर एवरी थीम ऑफ द प्ले इज हिडन इन देम। तो डायलॉग्स जो है बड़ी जीनियसनेस के साथ उसने प्ले किए हुए हैं और डायलॉग्स के अंदर ही हिडन थीम्स उसने रिप्रेजेंट किए हैं। जिस तरह हम कहते हैं ना सिम्बोलिकली हम पढ़ते हैं, सिम्बोलिज्म हमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से रिलेट करनी आ गई है, ऐसा ही है ना। तो हर डायलॉग के पीछे कोई ना कोई सिंबल है, किसी न किसी चीज़ को उसने हिट किया हुआ है। डायलॉग्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट आर रिक्वायर्ड टू बी सर्च्ड इन ऑर्डर टू गेट कंप्लीट लिस्ट ऑफ थीम्स। जितने भी डायलॉग्स हैं इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट के अंदर, उन सब के ऊपर सर्च की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ लिस्ट ऑफ थीम्स। तभी हम थीम्स निकाल के पढ़ सकेंगे अगर हम उसके डायलॉग्स के ऊपर सर्च करेंगे, जो है गौर करेंगे और उसको पढ़ेंगे। However, actions of the characters are also important. डायलॉग के बाद सेकंड चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्या इम्पोर्टेंट है? एक्शंस। आपको पता है कि बेहतरीन एक कम्युनिकेशन जो है वो 4 पार्ट्स के ऊपर बिलोंग करती है। बॉडी लैंग्वेज, प्रोनंसिएशन, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपके एक्शंस आ जाते हैं, डायलॉग्स में प्रोनंसिएशन और मटेरियल आ जाता है। थर्ड पॉइंट जो होता है वो आपका मटेरियल का होता है। फोर्थ पॉइंट जो होता है वो आपका फोर्थ पॉइंट स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, जिसको हम कहते हैं ना अंदाज़े बयां। ये एक बेहतरीन स्पीच या किसी भी ड्रामा के लिए चीज़ें ज़रूरी होती हैं, किसी इंसान के डायलॉग्स के, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग्स की बात हो रही है। सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज जी, choice of words नहीं, द वे ऑफ स्पीकिंग, स्टाइल ऑफ स्पीकिंग स्टाइल, ठीक है, बॉडी लैंग्वेज, प्रोनंसिएशन, वे ऑफ स्पीकिंग या वे ऑफ कन्वेइंग द डायलॉग और उसके बाद मटेरियल। ये 4 चीज़ें एक बेहतरीन स्पीच के लिए, बेहतरीन लेक्चर, किसी भी चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। और बॉडी लैंग्वेज के अंदर आपकी आगे फर्दर मोर 4 पॉइंट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर जेस्चर, पोस्चर, योर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड आई कांटेक्ट। और ये सारी चीज़ें जो भी मैंने मेंशन की है ना, ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, ये आपको इसके अंदर मिलेंगी। So, however, actions of the characters are also important regarding the theme of disputes in society. Most of the themes of the plays are social, whereas others are religious. देखिए उसने कहा नहीं, सिंगल टॉपिक को कवर नहीं किया। सोशल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल, डोमेस्टिक, एवरी पॉइंट को उसने डिस्कस किया है। नेवरथलेस, रिलीजियस थीम्स कैन आल्सो बी कवर्ड इन सोशल थीम्स। थीम्स ऑफ इम्पोर्टेंस बीइंग अर्नेस्ट के अंदर सटायर ऑन अपर क्लासेस, ट्रिवियलिटी ऑफ मैरिज के वो ट्रिवियल समझते थे मैरिज को, ठीक है, उनके अंदर कॉन्सेप्चुअल वीकनेस थी। विक्टोरियन मैनर्स, इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्थ, लाइफ ऑफ लेयर, और एक ना इसके अंदर शायद थीम आती है, मुझे अपना वो लेक्चर याद आ रहा है जब मैंने पढ़ा था, तो उसमें मैंने एक ना पढ़ी थी, वो थीम पढ़ी थी 3 C's की। अभी शायद मैं गलत ना कर दूं, कैश, क्लास एंड कैरेक्टर। उस विक्टोरियन दौर के अंदर ना 3 C's को बहुत अहमियत दी जाती थी। कैश को यानी कि मनी को, क्लास को कि आपकी जो सोसाइटी के अंदर आपका जो एक रैंक है वो, और उसके बाद कैरेक्टर को कि आपका कैरेक्टर किस तरह का है। 3 C's ये याद रखना, ये आपके थीम्स के अंदर आएगा। मुझे अभी पता नहीं, मैंने जब लेक्चर मिला था तो उस टाइम पे मैंने पढ़ा था। उसके बाद हम अब इसको आगे रियलाइज जो है अंडरस्टैंड करते हैं थीम्स को। सबसे पहले हमारी थीम है सटायर ऑन द अपर क्लास। द ड्रामेटिस्ट टारगेटेड, ड्रामेटिस्ट कौन है? ऑस्कर वाइल्ड। टारगेटेड अपर विक्टोरियन क्लास द मोस्ट, उसने जो ज़्यादातर टारगेट किया है वो अपर विक्टोरियन क्लास का है। ही टॉक्स अबाउट द फूलीज ऑफ हिज नेबर्स,
वो पुलिस को, उनकी बेवकूफ़ियों को, जो उनके नेबर्स की हैं, उनको हाईलाइट करता है। ही हैज़ प्रेजेंटेड अ सोसाइटी विच हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यूज़। कल हमने पढ़ा था ना विक्टोरियन सोसाइटी की जो वैल्यूज़ थी वो पढ़ी थी, बड़ी शानदार थी। लेकिन ये जो सोसाइटी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, इसमें जो वैल्यूज़ थी विक्टोरियन एरा की, जो एलिगेंट वैल्यूज़ थी वो लॉस्ट हो चुकी हैं। और पोइट जो है, सॉरी राइटर जो है, वो रिफॉर्मेशन करना चाहता है, उन वैल्यूज़ की। द थ्री मेजर कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले बिलोंग टू द अपर मिडिल क्लास। थ्री कैरेक्टर्स जो हैं इस प्ले के, वो अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अपर मिडिल क्लास जो ना तो अपर क्लास होती है ना मिडिल क्लास, उनके दरमियान में होती है। At the end of the play, the audience observes in increase in quantity. It is revealed the audience that Jack also belongs to the same class. एंड पे जाके हम पता चलता है फिर हमें कि क्योंकि जैक भी तो एल्जर्नन का भाई होता है ना, फिर पता चलता है कि जैक कोई लैंडलॉर्ड नहीं, वो भी उसी मतलब सेम क्लास से बिलोंग करता है। लेडी ब्रैकनल, एल्जर्नन एंड ग्वेंडलन आर द रिमेनिंग कैरेक्टर्स। लेडी ब्रैकनल्स कैरेक्टर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन दिस रिगार्ड। अगर आप अपर क्लास के मैनर्स की, अपर क्लास के स्टाइल की बात करें ना, अपर क्लास पे स्टाइल करना है, सबसे ज़्यादा हिट जिस कैरेक्टर को किया गया है वो लेडी ब्रैकनल है। शी इज़ अ टिपिकल लेडी ऑफ द विक्टोरियन सोसाइटी। बड़ी टिपिकल लेडी थी विक्टोरियन सोसाइटी की। शी फोकसेस ऑन पर्सनल बेनिफिट्स। Apparently she is super and respectable lady, but deep down audience knows that she is foolish, arrogant and class conscious woman. Through Algernon, the dramatist adds more satire in the play while showing his immature attitude towards his responsibilities. लेडी ब्रैकनल की बात हो गई, ठीक है। उसके बाद एल्जर्नन के थ्रू ड्रामाटिस्ट ये दिखाता, सटायर करता है, शोइंग एल्जर्नन के कैरेक्टर के थ्रू कि उस टाइम के जो यंग मैन्स थे वो किस तरह थे, इमेच्योर एटीट्यूड रखते थे टूवर्ड्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जैक एंड ग्वेंडलन डू द सेम। और जैक और ग्वेंडलन फेयरफैक्स भी सेम वही करते थे जो एल्जर्नन करता था। वो सारे के सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनका इमेच्योर बिहेवियर था। कोई सेंसिबल और मेच्योर पर्सन कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से भाग के इमेजिनेटिव वर्ल्ड में जाके वो सुलेस नहीं हासिल करता। वो अपनी उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके उसी प्लेस पे जो है वो सुलेस लेने की कोशिश करेगा। Hence, the satire on upper class is one of the clear themes of the importance of being earnest. Second theme is the triviality of marriage. From very beginning of the play, we realize that marriage has no importance in society. उस सोसाइटी में मैरिज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी। हालांकि हमने देखा था कि विक्टोरियन पीरियड के अंदर मैरिज की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, लेकिन यहाँ पे वैल्यूज़ लॉस्ट हो चुकी हैं, इसलिए उसका उलट हो रहा है। Which has presented by the dramatist, Lady Bracknell has a list of wealthy persons and she is going to interview them one by one in order to choose life partner for Gwendolyn. ठीक है, वो इंटरव्यू करती, लिस्ट ऑफ पर्सन थी उसके पास अपनी बेटी के लिए चूज करने के लिए, वो वन बाय वन उनका इंटरव्यू कर रही थी। दिस इज एन एक्सेप्टेबल बिहेवियर फॉर अ सोबर एंड डिसेंट लेडी। इज इट ओके इकरा? No, it's not okay. It's a very ridiculous way to choose a partner for her daughter. The act of Lady Bracknell shows that, आगे आपको जवाब मिलेगा इसी बात का। The act of Lady Bracknell shows that marriage is just a contract. वो समझती थी कि marriage just a contract है instead of a serious love relationship. ठीक है? Mutual understanding of the partners has nothing to do with marriage in this society. Mutual understanding, do you understand the mutual understanding? Mutual understanding of the partners has nothing to do with marriage in that society. Likewise, Gwendolyn and Cicely want to marry a person whose name is Ernest. For them, name Ernest is enough to spend whole life instead of love. They found charm and music in that name. They was just charmed by the name Ernest, no matter what characters, what families and what kind of persons they are.
They just want to marry a person who has a name Ernest. समझ आ गई बात? जी मैम। Algernon and Jack want to live bachelor life, although they both are in love with two ladies. Jack was in love with Gwendolyn and Algernon was loving Cicely, but they want to live a bachelor life. They do not support marriage. Similarly, number of dialogues are there in the play in which marriage is criticized. Oscar Wilde, instead of focusing on the importance of marriage, has focused on its unimportance in order to show the thinking of society. ऑस्कर वाइल्ड ने इस चीज को बिल्कुल भी बयान नहीं किया कि इम्पोर्टेंस क्या है मैरिज की, उसने अनइम्पोर्टेंस को शो किया, जो टू शो द थिंकिंग ऑफ दैट सोसाइटी. इन शॉर्ट, the triviality of marriage is one of the most important themes of being earnest. अब देखें ये जो पैराग्राफ के पोस्ट किए हुए हैं, इनमें स्टार्ट में आपको बताया जाता है कि ये वाली थीम है और एंड पे फिर उसको जस्टिफाई करके बात समझ आ जाए ना, बात समझानी है आपने, ठीक है. तो यहाँ पे आगे क्लियर हो गया कि मैरिज, ट्रिविलिटी ऑफ मैरिज इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट. इन शॉर्ट तो हम कह सकते हैं, एक कंक्लूजन पे आ गए हैं इसके बाद हम अगला पैरा स्टार्ट कर रहे हैं. विक्टोरियन मैनर्स. ऑस्कर वाइल्ड डिस्क्राइब्स विक्टोरियन मैनर्स टू अवेयर द पीपल अबाउट देयर अब्सर्डिटीज. ऑस्कर वाइल्ड उन्हीं की मॉरल, उनकी जो इमैनरनेस थी उसको हिट करके बताना चाह रहे हैं, उनको अवेयर करना चाह रहे हैं अबाउट देयर अब्सर्डिटीज. कि आप देख लें, आप खुद देख लें आप क्या कर रहे हैं. लेडी ब्रैकनल प्रेजेंट्स the usual old ladies of the upper class. Algernon presents young bachelor. Gwendolyn and Cicely are representative of young ladies. We witness manner and rules of Victorian class in the whole play. Remember that we are going to discuss and we are going to witness manner and rules of Victorian class in the whole play. In that society, old ladies want money. Very important line there. All the ladies want money, young men want to remain bachelors and want to enjoy life without doing any work. Gwendolyn and Cicely are fashion conscious ladies. Similarly, ladies like Miss Prism are careless and reveals from his act of forgetting Jack at the railway station. वो जैक को रेलवे स्टेशन पे भूल गई थी ना, वो वाला कि इसकी इररिस्पॉन्सिबिलिटी और केयरलेसनेस की बात हो रही है. इट इज़ डेफिनेटली फूलिशनेस टू प्लेस अ बेबी विद द नॉवल. शी वॉज राइटिंग अ नॉवल, तो जिस बैग में नॉवल रखा उसी बैग में बेबी को रख लिया. जहाँ पे वो बैग भूली, बेबी भी वहाँ पे रह गया, नॉवल भी गया, बेबी भी गया. Through all these characters, Oscar Wilde spreads light on the lifestyle of these people. The play does not depict both sides of Victorian society. No, this play does not depict both sides of Victorian society. Rather, it shows us only the negative side. Remember that you are not going to learn and witness the positive side of their society. You are just gonna to learn and witness the negative side, the bad side, the unreputed side of that society. Perhaps the dramatist wants to say that positivity doesn't exist at all. Ghalban, dramatist ये शो करवाना चाहता है कि उस टाइम पे पॉजिटिविटी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, क्योंकि थोड़ा सा इसकी अपनी जो लाइफ है ऑस्कर वाइल्ड की, उसका टच थोड़ा सा इसके अंदर हमें नजर आएगा. वो खुद बड़ा एक पैसिमिस्टिक बंदा था. आपने देखा लास्ट टाइम पे वो पुअर और लोनलीनेस में उसकी डेथ होती है. She was accused by homosexuality. She was imprisoned. Her father was also involved in that kind of activities. And then his mother was also involved in that cases. As his mother was a lawyer, she was going to advocate the case of her husband, but there was something bad for her. So her life was so pessimistic. That's why she is not going to take us on the
positive side of the society. He is going to represent the negative side. Henceforth Victorian manners is also, अब देखिए उन्होंने different word use किए हुए हैं, यहाँ पे in short किया, यहाँ पे hence का word use किया, इसी तरह different words, अब वहाँ पे hence का किया तो अब यहाँ पे उन्होंने henceforth कर दिया. The Victorian manner is also included the major themes of the importance of being honest. Then we are clear till this. Now we are going to explore the new theme, the importance of wealth. That is very, very important. Wealth indeed has its own importance, right? And this is a very common and universal thing. Lady Bracknell wants a wealthy son-in-law, proud of class and wealth at her two major characteristics. She wants her son-in-law the elite class, proud of class and wealth. Two major characteristics जो थी वो वांट करती थी अपने, वो खुद भी चाहती थी और अपने son-in-law के अंदर, क्योंकि उसकी एक ही बेटी थी. She wishes that Gwendolyn should follow her in grabbing money. She wishes के वो कहती थी जैसे मैं grab करती हूँ money from the men, इसी तरह Gwendolyn भी उसको follow करे. In the same way, Algernon wants money to survive. Algernon को money चाहिए थी survive करने के लिए. He although does not care about his bill, yet he wants money to pay them. उसके ऊपर कर्ज था, debit था, but she was just extravagance. She was just doing extravagance. Instead of that, he has a notice on her door to pay a debit. Jack is living a prosperous life because he has wealth. He runs from his liabilities. He has created imaginary person Ernest and does not care about earning money. Lady Bracknell first rejects Jack, but subsequently accepts him as the husband of her daughter. पहले वो उसको रिजेक्ट कर देती है, लेकिन जब वो देखती है कि वो एक लैंडलॉर्ड और बड़ा एक नवाब टाइप का आदमी है तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेती है एज अ हस्बैंड ऑफ ग्वेंडोलिन, जस्ट आफ्टर नोइंग दैट ही इज इन पोजेशन ऑफ अ गुड फॉर्चून.